अफगानी पाकिस्तानियों से इंडियंस से भी ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन क्यों? चलें, इंडियंस का तो हमें बचपन से बताया गया है कि वो हमसे क्यों दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि वो हम पर हिंदू राज मुसल्लत करना चाहते थे। लेकिन अफगानी तो मुसलमान है, फिर वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और ये नफरत तो हमें क्रिकेट मैचेस में भी देखने को मिलती है। अगर मुसलमानियत ही एक अलग कौम बनने का जवाब है और मुसलमान एक कौम है, तो फिर पाकिस्तानी और अफगानी भाई भाई क्यों नहीं है? और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं लाइक ईरान, इराक वगैरह, तो वो सब कंट्रीज मिलकर एक कंट्री क्यों नहीं है? मतलब कि एक कौम क्यों नहीं है? और अगर हम पाकिस्तान के हमसाया ममालिक पर नजर डालें तो उनमें मेनली अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। लेकिन मुसलमान कंट्रीज होने के बावजूद फिर भी हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं है? सो व्हाई डू अफगानी हेट अस? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस सब को जानने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों को खोलना पड़ेगा। मेनली दो इवेंट्स माने जाते हैं जिसकी वजह से अफगानी हम सबसे नफरत करते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज पश्तूनिस्तान एंड द नेक्स्ट वन इज सौर रेवोल्यूशन। पश्तूनिस्तान यानी कि अफगानिस्तान जिसमें मेजॉरिटी पश्तून कम्युनिटी की है, और NWFP यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर मौजूद पश्तून जो कि मेनली KPK के एरियाज में रहते हैं, उन सबको मिलाकर एक अलग वतन यानी कि पश्तूनिस्तान बना दिया जाए। अब आखिर पश्तूनिस्तान की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल ब्रिटिशर्स ने 1893 में पाकिस्तान में मौजूद पश्तून्स और अफगानिस्तान में मौजूद पश्तून इनके बीच एक लाइन खींच दी जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये लाइन पश्तूनों के दिलों के बीच में से खींची गई, जिसकी वजह से दोनों का आना जाना बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ड्यूरन लाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल इसका जवाब है पावर। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अफगानिस्तान को भी अपने कंट्रोल में ले लें, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स की ये ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह गई। ब्रिटिशर्स को इस चीज का पता चल गया कि अफगानियों यानी कि पश्तूनों को हराना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उन्होंने ड्यूरन लाइन खींच दी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ड्यूरन लाइन के इस तरफ वाले पश्तून आई मीन पाकिस्तानी पश्तून ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कैसे आ गए? असल में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही इन इलाकों पर आई मीन KPK पर सिख पंजाबियों की हुकूमत थी। मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले ही ये कंट्रोल पश्तूनों के हाथ से निकल चुका था। वो अफगानी यानी कि पश्तून थे एंड ये पंजाबी। दैट वाज डिफरेंट इन आइडेंटिटी। दैट्स व्हाई इनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिले। और फिर जब अहमद शाह दुरानी ने पंजाब पर हमला किया और पंजाब पर काबिज हो गए, जिसमें मुल्तान भी शामिल था। अब ये पंजाबी और अफगानियों की लड़ाई काफी पुरानी है, सो इसे किसी और वीडियो में डिटेल में बयान करें। पश्तूनिस्तान इस मूवमेंट को रन कर रहे थे अब्दुल गफ्फार खान, वेल नोन एज बाचा खान। उन्होंने और उनकी तंजीम खुदाई खिदमतगार ने पार्टीशन से कबल अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि पश्तूनों का फेट NWFP के नाम पर डिसाइड ना किया जाए। उनका मुतालबा ये था कि रेफरेंडम में इसे भी शामिल किया जाए, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर पार्टीशन के बाद भी पश्तूनिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सका। यहाँ मैं बताता चलूं कि बाचा खान नॉन वायलेंट लीडर थे। वो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट और बातचीत में ही मसाइल के सलूशन में बिलीव करते थे। जब पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद 50% पश्तूनों ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, मतलब पाकिस्तान की आज़ादी को एक्सेप्ट किया, तो फिर बाचा खान ने भी इसको देखते हुए काफी सोचो विचार के बाद NWFP पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान की आज़ादी को कबूल किया। अब ना तो अफगानिस्तान ने इस फैसले को कबूल किया और ना पाकिस्तान ने बाचा खान को सही से ट्रीट किया। 22 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक 10 दिन बाद NWFP में बाचा खान और उसके भाई मोहम्मद खान की हुकूमत थी। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गैर आईनी तरीके से उन्हें डिसमिस कर दिया और अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, जिसने सीट संभालते ही बाचा खान और उसके भाई को जेल में डाल दिया। और इसे काउंटर करने के लिए एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जिसमें किसी को भी जेल में डाला जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा सकता है। 12 अगस्त 1948 इस ऑर्डिनेंस और अरेस्ट के खिलाफ खुदाई खिदमतगार ने एक प्रोटेस्ट कंडक्ट किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 15 से 150 के बीच लोग मारे गए, जिसे बबरा मैसेकर के नाम से जाना जाता है। ये सेम वैसा ही मैसेकर था जैसे कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। अब आप खुद इमेजिन करें कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद आज़ाद पाकिस्तान में पश्तूनों पर
गोलियां चला दी गई। बाचा खान ने इस सब के होने के बावजूद भी अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पर्सन थे। वो हथियार उठाने में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने डिक्टेटर्स के खिलाफ भी आवाज उठाई और इवन के अयूब खान की 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ बात करने पर उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। एंड देन फिर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में फिर जेल में डाल दिया गया एंड सो ऑन। इसके बाद वो अफगानिस्तान चले गए। उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा कि वो पश्तूनिस्तान में बिलीव नहीं करते। है ना हैरान होने वाली बात कि वो शख्स जिसकी आधी जिंदगी पश्तून मूवमेंट को रन करने में गुजरी और एंड में वो ये कहे कि पश्तूनिस्तान की जरूरत ही नहीं है। असल में उनका कहना ये था कि ये एक एथनिक मूवमेंट है और इस मूवमेंट का अफगानी हुकूमतों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है। मोस्टली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कि प्राइम एग्जांपल है दाऊद खान। 1978 अफगानिस्तान में एक कू हुआ था जिसे सौर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये कम्युनिस्ट लोगों का कू था जो कि इंतहाई अनपॉपुलर, जालिमाना और जाबराना कू था, जिसका मेन गोल ये था कि अफगानिस्तान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना, जिसमें इन्होंने अफगान ट्रेडिशनल और इस्लामिक सोच के लोगों पर जुल्म किए और उन्हें फोर्स किया कि वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करें। अकॉर्डिंग टू बानेट रोबिन, इस हुकूमत ने वेस्ट अरेस्ट, खुफिया कत्ल और जुल्म की ऐसी मिसालें कायम की जो कि अफगान तारीख में देखने को नहीं मिलती। जबकि अप्रैल 1978 से दिसंबर 1979 तक अफगान कम्युनिस्ट ने 27,000 मुखालिफों को पुल चरखी जेल में मौत के घाट उतार दिया। 27,000 लोग, और इनमें से मोस्टली लोग छोटे गांव के सरदार और मुल्ला थे जो कि अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन के अगेंस्ट थे। जहां मैं आपको बताता चलूं कि इस कू के पीछे रशिया का हाथ था। जब रशिया को लगा कि कम्युनिस्ट हुकूमत कमजोर पड़ रही है तो उन्होंने अपनी फौज अफगानिस्तान में दाखिल कर दी ताकि कम्युनिस्ट हुकूमत पावर में रहे। फिर जब मुजाहिदीन ने पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से जिहाद शुरू किया तो रशिया को दुम दबाकर भागना पड़ा। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान एक नेचुरल एलाय था। एक तरफ पाकिस्तान मजलूमों का साथ दे रहा था, दूसरी तरफ इस्लामिक सॉलिडेरिटी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पाकिस्तान ये सिर्फ डॉलर्स के बदले कर रहा था। अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए, उसके डॉलर्स लिए। नेटो को अफगानिस्तान पहुंचाया, उसके डॉलर्स लिए। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा है और इवन के आज भी ऐसा ही है। डॉलर्स दो, जो मर्जी करवा लो। इसीलिए एमल कांसी के वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी माँ को भी बेच देते। पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये भी एक एथनिक मूवमेंट है जो किसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पश्तूनों को डिसपेयर करना, पीटीएम को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना, उन्हें मारना वगैरह, ये सब पश्तूनों को मजीद रेडिकलाइज बनाएगा, जिसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और आने वाले वक्त में मजीद होगा। गुड तालिबान, बैड तालिबान, पीटीएम को टेररिस्ट डिक्लेयर करना, एहसानुल्लाह एहसान का कस्टडी से भाग जाना, इस तरह की डबल गेम्स खेलना इज नॉट सूटेबल फॉर पश्तून्स एंड आल्सो फॉर पाकिस्तान। अब रिसेंटली हम देखें तो पाकिस्तान ने अफगानियों को डिपोर्ट कर दिया है, जिसका रीजन ये बताया गया कि अफगानी टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल थे और उन्हें नमक हराम का लेबल भी दिया जाता है। अब देखा जाए तो अफगानियों को डिपोर्ट करने के बाद भी पाकिस्तान को यूरोप नहीं बन गया, बल्कि उल्टा टेररिस्ट एक्टिविटीज में मजीद इजाफा हो गया। इसलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कंडक्ट करने का फैसला किया, जिसकी फिलहाल तो काफी ज्यादा मुखालफत देखने को मिल रही है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सो ये कुछ मेन रीजन थी जिसकी वजह से अफगानी हमसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं।